ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसे लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,46,000 संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। आपको ये बात बता दें कि कोरोना संक्रमण में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। इस बीच आपको बता दें कि ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है। देश में 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा। सभी एलिजिबल लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 3.5 लाख नए मामले सामने आए हैं, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों में काफी डर है। आपसे जानना चाहेंगे, इन सब के बीच हम कोविड से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सिद्धार्थ जी। ऐसा है कि इस समय तो जो है एक बहुत ही, जैसा आपने कहा, डर, भय, दहशत का जो माहौल है, ये सब नकारात्मक विचार हैं और मैं ये मानता हूं कि इसको हमें नहीं सोचना चाहिए। जो बढ़ रहा है वेग से कोरोना की दर जो है, वो तो बीमारी है, बढ़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखने योग्य है इसमें कि पहली चीज कि पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए हमारी जो बढ़ने की रफ्तार थी वो काफी कम थी। इस बार जो है हमारी रफ्तार काफी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग अपने कार्य कर रहे हैं और तब जो दिनचर्या है वो काफी हद तक चल रही है। अभी भी कई राज्यों में जो लगा हुआ लॉकडाउन, उसके बाद भी हम लोग काफी हद तक अपने कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसको जो है आंकड़ों को नहीं देखिए और बचाव के तो रास्ते हमें पता है कि हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथ धोते रहना है। जो हाथ हमारे हैं वो कभी भी मुंह पर ना जाए। ये बहुत ही आवश्यक है आज की तारीख में। इससे पूरा बचाव हो सकता है और सबसे अच्छी वैक्सीन जो है मास्क पहनना और हाथ अपने साफ रखना है आज की तारीख में, और हमेशा ही रहेगी। जी। और डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड के शुरुआती लक्षण, जिसे कहते हैं बुखार आना, सर्दी जुकाम के लक्षण हैं, उनमें आ रहे हैं और इस बीच उनकी जो वो जब टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगता है। RT-PCR रिपोर्ट जब तक नहीं मिल जाती है, उस बीच के समय में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से बीमारी फैल रही है और लोग संक्रमित हैं, मेरा मानना है कि अगर आपने टेस्ट कराया है या बशर्ते अगर आप नेगेटिव भी आए तो भी मान के यही चलिए कि आप पॉजिटिव हैं और आप अपने घर में भी लोगों से थोड़ी दूरी रखिए। जब तक बिल्कुल ही जरूरी नहीं है मेल जोल ना रखें, खाते समय भी थोड़ी दूरी रखें, अपना थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि जो भी मनुष्य बाहर जा रहा है, जो भी घर का सदस्य बाहर जा रहा है, वो जब वापस आता है तो संक्रमण लेके आ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक तो बिल्कुल ही सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट कराई है इसका मतलब आपको संक्रमण होने का खतरा है, तभी आपने जांच कराई है, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है।
तो पॉजिटिव जब तक अगर आपकी आने की संभावना है या नेगेटिव भी आने की संभावना है, तब तक ये कमरे में रहें, बाकी लोगों से मिश्रित ना हो, अपना खाना, अपना रोजमर्रा की दिनचर्या अलग रखें और बाकी लोगों से मेलजोल ना रखें। और ऐसा भी देखा जाता है कि एक परिवार के अलग अलग सदस्यों में अलग तरीके के लक्षण आते हैं। किसी के अंदर बहुत ज्यादा हाई फीवर 101, 102 फीवर रहता है, या किसी को माइल्ड रहता है या नहीं भी आता है। तो ऐसे में जिसको बहुत माइल्ड होता है वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसे कोविड है। तो उसमें एज अ फैमिली आपको किस तरीके से रहना होगा? देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि हर मनुष्य जो है वो बिल्कुल अलग है। एक घर के सदस्य भी जैसे किसी दो लोगों की सूरत नहीं मिलती है, वैसे ही हर सदस्य का जो रिस्पांस होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो उसका किसी भी परिस्थितियों को या इन्फेक्शन को, उसका शरीर, हर आदमी का शरीर अपने तरीके से बिहेव करता है। तो इसलिए जो लक्षण हैं वो भी अलग अलग होते हैं। किसी को ज्यादा तेज बुखार है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, किसी को बिल्कुल बुखार नहीं होता है। और खास तौर से जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, वो फैलाने में संक्रमण ज्यादा सक्षम होते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें ज्यादा संक्रमण फैला होता है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो संक्रमित हैं। तो इसीलिए जो दूरी है तो 2 गज की वो रखना जरूरी है, हाथ धोते रहें और मास्क अगर पहने रहे हैं, खासतौर से अगर आप बाहर जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी है अपने बचाव के लिए। जी। और हमारे श्रोता ने ईमेल पर पूछा है कि उन्हें 101 से 102 के बीच में फीवर पिछले 8 से 10 दिन तक बना हुआ है। तो ऐसे में क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है या वो घर पे ही उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है? ये भी जो है जन समुदाय के लिए बहुत जरूरी है जानना। आज की तारीख में कोरोना साधारण वायरल इलनेसेस बीमारियों की तरह जो है नहीं बिहेव कर रहा है, और ये जो है इसका जो संक्रमण है, जो लोग संक्रमित हैं, वो हफ्ते 10 दिन तक बुखार साधारण तय पे रह ही रहा है। तो मतलब 10 दिन का बुखार हो सकता है, लेकिन हाँ 10 दिन से अगर ज्यादा बुखार रहता है तो और बीमारियों के लिए जांच करानी होगी, उसके लिए दिखाना जरूरी है। बुखार अगर 100, 100.5 या 101 के आसपास आ रहा है तो पैरास्टामोल या क्रोसिन की टैबलेट लेकर के जरूर उसे उतारें, और अगर उसके बावजूद भी आपको दिक्कत है तो जरूर दिखाएं। लेकिन कोरोना में सबसे जरूरी बुखार से नहीं घबराएं। बुखार को तो आप पैरास्टामोल या कोई भी दवा लेकर के उतार सकते हैं, लेकिन अगर सैचुरेशन आपका है तो सैचुरेशन पे जरूर ध्यान दें। 95 और उसके ऊपर अगर सैचुरेशन है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। इस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कई लोग जो है अपना देखते हैं कि 99% हमारा सैचुरेशन है और 95 हो गया तो बहुत ही घबरा जाते हैं, बहुत पैनिक में चले जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं घबराएं। हमारा शरीर जो है वो 94, 95 या 99% हो या 100% हो, उस पे उसे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और हमारी दिनचर्या में भी ये 95, 94, 96, 97 अलग अलग तरीके से ये फ्लक्चुएट कर सकती है। और जो हमारा ये पल्स ऑक्सीमीटर नापता है, ये भी कई बार जो है ये फ्लक्चुएट करता है, और ये थोड़ा लगाने के 1.5-2 मिनट बाद ही जो है एक इसका समतल आता है, और उसी पे ही हमें रीडिंग माननी होती है। जब ये स्टेबल हो जाए। जरूरी है कि ये हम देखें कि पल्स ऑक्सीमीटर भी कई बार लोग जो है बहुत पैनिक करते हैं कि घर में जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आ रहा होता है 70, 80, और लोग दौड़ करके अस्पताल जाते हैं, और अस्पताल में फिर देखते हैं तो वो 90% आ रहा है, 95% आ रहा है, 97% आ रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसलिए उसको मॉनिटर करें। अगर आपको दिक्कत नहीं है और 90, 92, 93 के ऊपर है तो बिल्कुल भी ना घबराए। 94 और उसके ऊपर जो है सब बिल्कुल बराबर है, और उसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी हम लोगों में। जी। और डॉक्टर अनुपम, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं जब हमें ये डिसाइड करना होगा कि अब घर पर इलाज नहीं, अस्पताल जाने का समय है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हमें जो है बुखार हमारा नहीं टूट रहा है तो जरूर जाएं दिखाने के लिए अस्पताल। अगर सैचुरेशन ऑक्सीजन का लेवल जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग देखते हैं, अगर ये 94 से नीचे आता है तो एक बार जरूर अस्पताल के जाके दिखाएं। और अगर वहां पे डॉक्टर साहब देख करके आपसे कहते हैं कि नहीं आप अगर ठीक हैं तो फिर घबराएं नहीं, घर पे उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमारे पास बहुत मार्जिन होता है और शरीर जो है उसमें आपका 80% है, 90% है, तो भी अगर आपको बीमारियां नहीं होती हैं तो कई बार इतनी तकलीफ नहीं होती है और आपके पास काफी मार्जिन होता है अस्पताल जाने के लिए। तो इस चीज को बिल्कुल अपना संभाल करके रखें और घबराएं नहीं।
दूसरी चीज जैसे आपने कहे क्या लक्षण है, तो अगर सांस फूलने लगता है बहुत ज्यादा, अगर गफलत होने लगे या निंदासापन लगे, सुस्ती लगे, तो इन सब चीजों में जरूर अस्पताल जाएं। नहीं खाना खाया जा रहा है बिल्कुल भी, उल्टी हो रही है, तो भी जरूर अस्पताल जाकर के एक बार दिखाएं। जी। और डॉक्टर अनुपम, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनको 10 दिन 12 दिन हो गए फीवर आते हुए, लेकिन कोई दूसरे लक्षण नहीं है, तो घबरा के लोग इस समय सीटी स्कैन की तरफ भी काफी जा रहे हैं। तो किन स्थितियों में उन्हें ऐसा कौन सा लक्षण लगेगा कि अब महसूस होता है कि हमें सीटी स्कैन या इस तरह की जरूरत पड़ेगी? देखिए, सीटी स्कैन आमतौर पे सिर्फ बुखार की वजह से किसी को भी कराने की जरूरत नहीं है। ये कई आजकल लोग कहते हैं कि आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको देखने के लिए कराइए, लेकिन ये मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये जांच आपको कराने से कोई फायदा नहीं है जब तक डॉक्टर ना कहे। जी। दूसरी चीज, ये जांच अकेले कराने से कोई भी फायदा नहीं है अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर, आपका सैचुरेशन लेवल 94 से 95 प्रतिशत से ऊपर दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल शरीर में नॉर्मल है, चाहे आपका सीटी स्कैन में बहुत ज्यादा डैमेज भी दिखा रहा हो जी, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई खतरा नहीं है। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94-95 या इसके ऊपर है, तब तक आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जबरदस्ती में सीटी स्कैन नहीं कराएं। एक सीटी स्कैन आपको कुछ बता देगा, वो हो सकता है 3 दिन बाद उसकी पिक्चर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जी। और सीटी स्कैन से रेडिएशन का नुकसान रहता है शरीर में। बार बार सीटी स्कैन व्यर्थ में नहीं कराना चाहिए। और आप खुद इसका जो मरीज खुद जाकर के करा रहे हैं बिना डॉक्टर की राय के, उसका कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ पैनिक बढ़ेगा और जो है आप मानसिक तनाव में ज्यादा जाओगे। जी। और इस समय एक दवा जो सबसे ज्यादा लोग मांग रहे हैं डॉक्टर अनुपम, वो है रेमडेसिविर। और रेमडेसिविर को लेकर लोगों के अंदर बहुत पैनिक है इस समय, बहुत कहीं से भी वो लेना चाहते हैं। तो क्या कितनी कारगर है ये दवा रेमडेसिविर? ये भी एक आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि पहली चीज हम ये जान लें कि कोरोना वायरस एक वायरस से संक्रमण है। वायरस से की बीमारियां जो होती हैं, उसके पास हमारे पास कोई एक बिल्कुल फूल प्रूफ या जो एक बहुत ही श्योर शॉट हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है। तो इसका भी हमारे पास अभी कोई ऐसा फूल प्रूफ बिल्कुल जो है या रामबाण वाला जो इलाज है वो नहीं है हमारे पास। तो जब आपके पास इलाज नहीं होता है और आपको भय होता है, जैसे मैंने कहा, या दहशत होती है या नकारात्मक सोच होती है, तो जो भी मिलता है सब खाते हैं। चाहे आप आइवरमेक्टिन खाएं, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन खाएं, चाहे एजिथ्रोमाइसिन खाएं, भले ही जरूरत हो या ना हो। और दूसरी चीज है, ऐसे ही रेमडेसिविर जो है एक बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में, रोगियों में हम लोग देना पसंद करते हैं, और वो घर में देने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी चीज, इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। मतलब ये अभी जो है ट्रायल फेज की ही एक दवा है, जिसको सिर्फ कोविड के संक्रमण को, जो वैश्विक महामारी है, देखते हुए हम लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि चलिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही भर्ती में जो मॉडरेट केस हैं कोरोना के, सीवियर भी नहीं, उनको जो है हम लोग देने के लिए कहते हैं, मॉडरेट डिजीज जिन्हें है और जिनकी लाइक्लीहुड होती है कि वो आगे सीवियर डिजीज में जा सकते हैं, उन ही मरीजों में रेमडेसिविर देने का कोई फायदा है। वो भी अगर आप 1-2 दिन अगर न्यूज पढ़ रहे होंगे तो 1-2 दिन पहले के जो समाचार है उसमें ये आया है कि WHO अब रिकमेंड नहीं कर रहा है। जो कई गाइडलाइंस हैं अपने देश की भी और बाहर की भी, उसमें से रेमडेसिविर ड्रग हटा दिया गया है। लेकिन वो वही है, हम लोग सोचते हैं मरता क्या ना करता, जो भी मिल रहा है सब लगा लो। तो वो जो है, वो हमारा जो है वो नेचर ठीक नहीं है, उस पर हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए और इस ड्रग के पीछे नहीं भागना चाहिए। और डॉक्टर अनुपम, इसकी वजह से बहुत ब्लैक वगैरह चल रहा है, गलत बात है जी। और इसमें बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपने श्रोता को लाइव लें, एक सवाल ईमेल से हमारे पास आया है। देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और हमारी श्रोता रचना जी ने दिल्ली से सोशल मीडिया पर हमसे पूछा है कि मेरे पिता की उम्र 80 साल है और उन्हें कोविशील्ड की पहली डोज 16 मार्च को लगी थी। उनकी दूसरी डोज 27 अप्रैल से 9 मई के बीच ड्यू है। रचना जी का कहना है कि कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता है और जानना चाहती हैं कि क्या सेकेंड डोज को डिले किया जा सकता है या फिर इसे इसी इंटरवल पर लेना होगा।
देखिए, वैक्सीनेशन की अपनी एक डोज होती है और मेरा मानना है जो कोवैक्सीन है उसका 4 हफ्ते है, 4 का आप 6 हफ्ते कर सकते हैं। वैसे ही कोविशील्ड का जो है अब 6 से 8 हफ्ते है, तो 1 हफ्ता इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि वो समय पे दी जाए। 1 हफ्ता इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी वो समय पे देना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं दूसरी चीज में कहूंगा कि कई लोग जो है टीकाकरण के लिए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें संक्रमण हो रहा है। तो ये टीकाकरण की वजह से नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आजकल टीकाकरण बहुत लोग कराना चाहते हैं और जो टीकाकरण केंद्र हैं वहां पे कई बार बहुत भीड़ भी होने लगी है और हम लोग अपने नंबर जल्दी आने के चक्कर में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कि हम लोगों को 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, वो हम लोग नहीं रख पाते हैं। और कई बार हम लोग एक क्लोज एटमॉस्फेयर में रहते हैं बहुत देर तक, आधा घंटा उसके बाद भी बैठना पड़ता है। तो उस समय मास्क जरूर लगा करके रहें और अपना हाथ भी निरंतर धोते रहें या सैनिटाइजर से साफ करते रहें, क्योंकि ऐसे केंद्र में या फिर जब आप जाते हैं रास्ते में या वापस आते हैं, तब हम लोग संक्रमण पकड़ रहे हैं। तभी हम लोग जब ये बाहर निकलते हैं और हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण करा करके आते हैं वापस, उसके 2-3 दिन बाद हमें बुखार आ जाता है। इसका मतलब कहीं जो हमारा जो बचाव का प्रक्रिया है वो कहीं टूट रही है। वो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वो रचना जी से को ध्यान रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर अनुपम, तो आपने रचना जी के सवाल का यही जवाब है कि वो टीकाकरण करवा सकती हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ पूरे एहतियात बरतते हुए उन्हें वहां जाना होगा और उनका टीकाकरण समय पर कराना होगा। और इस बीच उड़ीसा का रुख करते हैं, जहां से सुब्रत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर। जी सुब्रत जी, नमस्कार सर। जी बताइए क्या जानना मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम इतने दिन तक चलाने के लिए। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर हमने जैसे कि पहले देख रहे थे कि एरोसोल से मतलब कि ये जो ज्यादा ट्रांसमिट होता है, तो सर हम अगर एक ही रूम में होंगे तो सर कि वहाँ जो फैन लगे होते हैं वहाँ से कितना फैलने की चांसेस होता है। जो हम रूम में बैठे होते हैं, कई लोग 3-4 डिस्टेंस मेंटेन किए होते हैं, फिर भी एसी लगा होता है, फिर भी ये ट्रांसमिट होने का कितना कुछ चांसेस होता है फैन से। और सर दूसरा जो कि सवाल था कि मतलब तो यंगस्टर के लिए सर जो कि वैक्सीन कैसे ले और फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का कितना डिफरेंस रखना चाहिए, कितना दिन का अंतर रखना चाहिए। जी डॉक्टर अनुपम, इनका पहला सवाल जो एरोसोल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है, वो कैसे हम इससे कैसे बच सकते हैं या कैसे ट्रांसफर होता है ये? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि गर्मियां भी आ रही हैं और आजकल पंखे भी चलेगा, एसी भी चलेगा, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप घर में हैं तो घर में तो फिर भी इतनी दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी एक्सपोज हो ही जाते हैं, सब लोग आसपास से मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आप बाहर हैं तो जरूर मास्क पहन करके रहिए, क्योंकि अगर वहां पे हवा का जो बहाव है एक तरफ से चल रहा है, तो थोड़ा जो आपकी ड्रॉपलेट्स हैं, जो आप बोलते समय, छींकते समय या खांसते समय जो निकलती हैं हमारे मुंह से बूंदें, या नाक से अगर छींकते समय निकलती हैं बूंदें, वो बूंदें आप अगर पास खड़े हैं तो आपके मुंह पे, हाथ में कहीं लग सकती हैं, शरीर पे लग सकती हैं, और वो फिर आपके गलती से हाथ मुंह पे चला गया तो पहुंच सकती हैं। तो इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। पंखे से इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब तक कि अगर आप मास्क पहने हुए हैं तो पंखे से कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पंखा क्या करता है, पंखा हवा आसपास तो फेंकता है लेकिन वो नीचे प्रेशर बहुत फेंकता है। तो उसकी वजह से जो आपके मुंह से अगर कुछ खुदा ना खास्ता जब निकल जाती है, कुछ बूंदें या खांसते समय निकल जाती हैं, तो वो प्रेशर से नीचे गिर जाती हैं। एसीज भी जो है, एसीज एक्चुअली सर्कुलेट करते हैं कमरे में हवा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन उसका भी हल ये है कि आप जब एसी वाले कमरों में बैठे तो वहां खिड़की खुली रखें, तो उसका भी सर्कुलेशन जो है फिर उस हिसाब से होता है कि आपका मिक्सचर हो जाता है खुली हवा का। आप एसी में जिनमें वेंट होते हैं उनमें पीछे खोल के रख सकते हैं, जिस तरह की मिश्रित हवा है। ऐसे ही खिड़की खुली रखी है तो एक तरफ से गर्म हवा, ठंडी हवा का बहाव हो जाता है, तो फिर आपके पास नहीं आएगी। और जब आप कॉमन प्लेस में रहते हैं तो जरूर मास्क लगा करके रहें, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है तो कोई भी बूंद जो है वो आपके अंदर मुंह तक नहीं जाएगी। कोई कितना भी खांसे या कैसे भी करे, तो वो बहुत जरूरी है आपका मास्क लगाना जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में रहते हैं या सड़क पे चल रहे होते हैं। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच दिल्ली से निशांत पटेल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो निशांत जी।
हेलो सिद्धार्थ सिंह जी नमस्कार। जी और नमस्कार। प्रकाश जी से नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सर ये जो पल्स मीटर है, जैसे थर्मोमीटर आजकल टॉकिंग आने लगे हैं, क्योंकि मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, तो क्या पल्स मीटर भी टॉकिंग मिल सकता है? और दूसरी बात मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा सर, आप ये मैसेज जनता जनार्दन को श्योर भेजिए कि कुछ कोविड मरीजों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार जो होता है वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे जैसे ब्लाइंड लोग हैं, हम लोग कहीं रास्ते में निकलते हैं तो आजकल सर उंगली तक नहीं, हाथ तक नहीं पकड़ने को, रास्ता तक दिखाने को तैयार नहीं होते हैं। सर ये तो मतलब बहुत बुरी बात हो गई ना। जी डॉक्टर अनुपम, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने जैसा कि पूछा है कि क्या पल्स ऑक्सीमीटर में कोई ऐसा है जो वॉइस के ऊपर आधारित है, उसमें हम सुन सकते हैं? बिल्कुल सही बात है सिद्धार्थ जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मेरे ख्याल से तकनीक जो है आज की तारीख में इतना है, आपके मोबाइल्स पे भी जैसे हैं, जो की रीडिंग आती है वो बोल दी जाती है। तो अभी जो हमारे पास आमतौर पे साधारण मिल रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उनमें ये तकनीक इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उनमें मिली नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने बहुत सही कहा है कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए ये चीज होनी चाहिए। और मेरा मानना है इन्होंने बहुत अच्छा माध्यम चुना है ऑल इंडिया रेडियो का, कि जो लोग सुन रहे होंगे वो जरूर इस पे तवज्जो देंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा लगाना होता है। वो जो रीडिंग आएगी वो ऑटोमेटिकली बोल करके सुनाई दे जाएगी। आजकल मोबाइल्स में आप लोग देख ही रहे हैं, पीडीएफ रीडर होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसके ऊपर ये अमल हो जाएगा और शायद कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में ये भी चीज ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये ब्लाइंड हैं, तो अगर कोई व्यक्ति इनकी हेल्प करना चाहता है तो निश्चित तौर पर लोगों को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश में मंदसौर का, जहां से बसंती लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी बसंती लाल जी नमस्कार। मैं गांव सगोरे स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। सर जी महामारी चल रही है कोरोना वायरस, तो मैंने कई बार न्यूज में देखा है जैसे कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को हो जाता उनके परिजन उनको हाथ लगाते, तो क्या सर उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है क्या परिजन को? जी डॉक्टर अनुपम, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है परिवार में, तो उसकी जो देखभाल करने वाले उसके परिजन हैं उन्हें क्या सावधानी लेनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? देखिए ये बहुत ही एक मैं कहूँगा दुखदाई चीज भी है कि हमारे रिश्ते नाते आज की तारीख में बड़े मुश्किल हो गए हैं और कोरोना का भय इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसमें कि कैसे रिश्तेदारों को ध्यान दें। तो घर में हर कोई बचना चाहता है और भय बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग नहीं छूना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो है, जैसा कि है, एक आदमी को घर में आप मुकर्रर करिए कि वो आदमी जो है, जो रोगी है, उसकी तीमारदारी करेगा। आप जो भी खाना बनता है, जो मरीज है वो तो आइसोलेटेड है, तो एक कमरे में रहता है, वो उसका बाथरूम भी अलग है, तो उसके साथ जो इंटरेक्ट करने के लिए, जो बातचीत करने के लिए या खाने का सामान या जो भी चीज उसे चाहिए वो देने के लिए एक आदमी को मुकर्रर करिए। वो आदमी मास्क पहन करके उस कमरे में दरवाजे पे सामान दे, उन्हें उनसे बातचीत करे। बाकी लोग जो है वीडियो कॉल, आजकल व्हाट्सएप सबके पास है और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप फोन पे आराम से उस मरीज से जो रोगी है उससे जरूर बात करें। तभी उसे लगेगा कि उसे अलग नहीं कर दिया गया है घर से, वो घर का एक सदस्य है अभी भी और सब उसका भला और जल्दी रिकवरी चाहते हैं। और जो आदमी उनको खाना देने जा रहा है या उनसे दरवाजे पे सामान कपड़े वगैरह देने जा रहा है, तो वो जो आदमी है उसके बाद आकर के अपने हाथ धोए और ये जो है थोड़ी दूरी रखे। ये नहीं कि अब जाकर है तो आप उसके हाथ में चीज दे रहे हैं। तो यही 3 चीजें हैं कि मास्क पहने, दूरी रखें और अपने हाथ धोएं उसके बाद जब आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं। ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो हमेशा आपका बचाव अच्छे से रहेगा। और इस बीच छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से एकता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। एकता जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धांत सर जी और डॉक्टर आपको भी नमस्ते जी। एकता जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? सर पहले तो मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि कॉल आपकी बहुत लेट लगती है। मैं पिछले 1.5 महीने से कोशिश कर रही थी, मगर कुछ लोगों से रिपीट हो जाती है और मेरी लगती ही नहीं थी। चलिए आज कॉल लग गई है एकता जी और ये बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली बहुत सारे कॉलर्स हैं, हमें कॉल करते हैं पूरे देश से, तो बताइए क्या जानना चाहती हैं आप?
सर, पहला तो आप लोगों को सारी टीम को बहुत धन्यवाद, और दूसरा मेरा पहला सवाल डॉक्टर से है कि वो इतने महामारी के इतने ज्यादा झंझट वाले माहौल में खुद को मैनेज कैसे करते हैं। मतलब लोग इतना कुछ हौच-पौच करते हैं, कहीं तो मैंने देखा कि गालियां बकते हैं, मारते पीटते हैं, मतलब इतना गंदा बिहेव के बाद वो खुद को मैनेज कैसे रखते हैं, ना उनको छुट्टियां मिल रही है ना कुछ। डॉक्टर अनुपम, ये तो बहुत अच्छी सवाल ये मेरे मन में भी आ रहा था कि इतने सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो कैसे आप बचाव करते हैं अपना? देखिए, इनके सवाल में ही जवाब है। जब ये कहती हैं कि ये डॉक्टर हैं और ये करते हैं, तो हम लोग शुरू से ही मरीज की तकलीफ देख करके उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग मरीज से बात कर रहे होते हैं और ये करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये नहीं होता है, और जो मरीज हमें गाली भी दे करके जाता है तो हम उसको एक कान से सुनकर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उसकी गाली पे नहीं होता है, हमारा ध्यान उसके मर्ज पे होता है। तो हालांकि इस समय तो महामारी में मरीज की वजह से इतनी दिक्कत नहीं है, जितनी की परेशानी इसलिए है कि बीमारी खुद डॉक्टरों को हो रही है, हेल्थ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको हो रही है, और दूसरा जो दिन रात, जो इन्होंने ठीक कहा बिल्कुल, जो दिन रात काम करने का प्रेशर है, और उसके बाद हम लोग बिल्कुल अगर बीमार हो जाते हैं या संडे को भी काम करना पड़ रहा है, कोई छुट्टी नहीं है पिछले साल सवा साल से, ऐसा नहीं सरकार नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मरीज जो है इतनी तादाद में है कि हमें खुद ही बुरा लगता है। तो ये जो चीज है, इससे तकलीफ काफी होती है, और उसके बाद जब मरीज के रिश्तेदार या वो नाराज होते हैं कि भाई आपने देखा नहीं मरीज, तो बुरा भी लगता है कई बार, लेकिन फिर भी हम लोग उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को शुरू से यही आदत इस पैंडेमिक में सबको बचाने के लिए डॉक्टर अनुपम, और इतना डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए पूरी जो कम्युनिटी है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम उनको सलाम करते हैं और इंडिया रेडियो के माध्यम से। और इस बीच लेते हैं अनिल जी की कॉल दिल्ली से। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे दो सवाल है। एक तो सवाल, जैसे 2 मास्क की आप बात कर ली जी 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 बिल्कुल, तो 1.5 साल के बच्चे को क्या 2 मास्क लगाए जा सकते हैं? और दूसरा है सर कि जो होम आइसोलेशन में रह के जी बुखार है, तो लोग जैसे डॉक्टर कहते हैं कि पैरासीटामोल लेते रहो जी, तो क्या केवल एक पैरासीटामोल की गोली से समस्या का समाधान हो जाएगा कोरोना की? जी डॉक्टर अनुपम बताइए। देखिए, पहली चीज है, बच्चों को आपको 2 मास्क, बच्चे 1.5 महीने के बच्चे को तो 1 मास्क लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बका लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों में बीमारी जो है बहुत घनी नहीं देखी गई है, और बच्चों में इतनी तकलीफें हमने नहीं देखी हैं, और इसलिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चे के मुंह पे अगर 1 मास्क भी लगाया हुआ है तो मेरे ख्याल से वो काफी है। बच्चा तो 1 मास्क भी फौरन हटाने की कोशिश करता है, तो उसको कोशिश करिए कि आप लगा के रखिए। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा, वायरस से संक्रमण जो होते हैं उनमें हमारे पास कोई रामबाण इलाज नहीं होता है, और ये अपने समय से ठीक होते हैं। तो तब तक जो इनके मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो बीमारी के जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं, उनको लक्षण जो है उनका हम इलाज करते हैं। तो बुखार एक ऐसी चीज है जो मरीज को तकलीफ ज्यादा करती है, और अगर बुखार ज्यादा होता है, ताप ज्यादा होता है, तो मरीज फिर काम करने में असमर्थ होता है, उसे दिक्कत भी होती है। इसलिए बुखार उतारना जरूरी है। उसमें जो पैरासिटामोल की टैबलेट है वो सबसे जो है सेफ मानी जाती है, मरीज को दिक्कत नहीं करती है। आप 4 ग्राम तक पैरासिटामोल आराम से दे सकते हैं 24 घंटे में, और 500 मिलीग्राम की जो गोली है वो आप 8 गोली आराम से दे सकते हैं 24 घंटे में, हर 4 से 6 घंटे पे। तो इसलिए एक बहुत सेफ गोली है, इसलिए इसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन की तरह आप फौरन दिला सकते हैं जब तक किसी को लिवर डिजीज या कोई जी बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और आपसे यही कहेंगे कि मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।